Okay, let's begin. Now we are doing OMSM paper solving June 25. So अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो you have to go to our Telegram channel SGC Institute. You will get the PDF of what I am using here. तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं. पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो इजी है, नॉट हार्ड. आई विल नॉट से इट इज़ हार्ड पेपर. कोई भी सम हार्ड नहीं है. सारा सम किया हुआ है, देखा हुआ है, वैसा ही कुछ है. तो चलो अब फटाफट बस कर लेते हैं, राइट. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो. फर्स्ट एमसीक्यू में, विथ रेफरेंस टू ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन इज, आर वी प्रोड्यूसिंग राइट थिंग्स? विच वन इज द रिलेटेड टू दिस? क्वालिटी, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस और डिलीवरी प्लानिंग. तो डूइंग राइट थिंग्स इज कनेक्टेड विथ क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है. और ऐसे भी सोच सकते हो, इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ राइट थिंग्स, प्रोड्यूसिंग राइट थिंग्स का कोई मतलब नहीं है, मेंटेनेंस का भी कोई नहीं है, डिलीवरी प्लानिंग का भी कोई नहीं है, तो उससे भी समझ में आ जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन, वेयर शुड ईच सेंटर बी लोकेटेड? ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है. एक एक सेंटर लोकेट कहाँ होना है, उसको बोलते हैं बेसिकली फैसिलिटी लेआउट या प्लांट लेआउट. और दोनों एक ही होता है, बट दो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक चूज करना है. अब चक्कर ये है कि आप फैसिलिटी लेआउट चूज करेंगे तो पता चला इंस्टीट्यूट प्लांट लेआउट मार्क कर दिया, प्लांट लेआउट चूज करेंगे तो पता चला इंस्टीट्यूट फैसिलिटी लेआउट मार्क कर दिया, और आपका आंसर डिफर हो गया, नंबर कट गया. तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नियरेस्ट एमसीक्यू जो अब बैंक्स में अवेलेबल है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्लांट लेआउट ज़्यादा अप्रोप्रिएट मैच होना चाहिए. ठीक है. Application of technology or process to the raw material to add use value is known as, बोल रहे टेक्नोलॉजी यूज करो या फिर प्रोसेस टू रॉ मटेरियल टू ऐड यूज वैल्यू. रॉ मटेरियल अपने आप में कोई काम का नहीं है, बट उसको प्रोसेस करके उसमें कोई यूज डाल दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोडक्ट. नहीं, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो क्या कहते हैं? प्रोडक्शन. जी हाँ, प्रोडक्शन ही कहते हैं. एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं? नहीं. कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस कहते हैं? नहीं. बहुत क्लियर है, मतलब जो नहीं पढ़ा होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस मार्क कर देगा. इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में देखोगे तो ये एक लाइन मिल जाएगा आपको जिससे क्वेश्चन बना के दिया है. और ये सारा जो स्टडी मटेरियल का लाइन बाय लाइन थ्योरी है, वो सब ओएम का थ्योरी नाम का एक मैराथन वीडियो यूट्यूब में डाला है मैंने. अगर आप उसको देखोगे तो सब कवर हो जाएगा. A steel plant has a design capacity of 50,000 tons of steel per day. Effective capacity is 40,000 tons and actual output is 36,000 tons. Compute efficiency of the plant. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी निकालने के लिए हिसाब से होना चाहिए एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउटपुट. तो स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह यहाँ पे दिया हुआ इफेक्टिव कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट की जगह दिया हुआ 36,000. तो दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर आ गया, दैट इज 90%. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? स्टडी मटेरियल मतलब इंस्टीट्यूट मैट से है. ये एमसीक्यू मतलब क्या है? एमसीक्यू बैंक मतलब हम लोगों ने आपके लिए यूट्यूब में एक एमसीक्यू बैंक नाम का पूरा सीरीज डाला है, जिसमें कॉस्ट का, एफएमडीए का, एमए का, ओएमएसएम का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पूरा जितना भी आज तक इतिहास में एमसीक्यू पूछा गया सब वहाँ पे भर के डाल दिया. तो अगर आप उससे एमसीक्यू कर लेंगे तो आपको सारा एमसीक्यूज ऑलमोस्ट आ जाएगा. तो इसलिए रेफरेंस भी लिखे कि कौन कौन सा एमसीक्यू बैंक से भी मैच हुआ है. द फॉलोइंग आइटम इज मैनेज बाय यूजिंग अ फिक्स टाइम पीरियड मॉडल विद सेफ्टी स्टॉक. ये चैप्टर को बहुत लोग इग्नोर करके जाते हैं और इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में. तो इसमें पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द एवरेज इन्वेंट्री टर्न्स फॉर द आइटम. तो एवरेज इन्वेंट्री टर्न मतलब बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, विच इज़ इन जनरल इफ़ यू यूज़ योर एफएम कॉन्सेप्ट, इट इज़ जो भी आपका कंजम्पशन होने वाला है डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होता है. तो कंजम्पशन के लिए यहाँ पर बोल रहा है
आपका 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स लेना है और वीकली डिमांड है 50 यूनिट्स का, तो वीकली से एनुअल करेंगे तो 50 इंटू 52 आ गया हम लोग का टोटल कंजम्पशन। और एवरेज स्टॉक्स इन सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? तो ये आपको एवरेज स्टॉक लेवल का पढ़ाई सिखाया हुआ था ना मटेरियल कॉस्टिंग में, वही वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है। इट इज़ इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज स्टॉक लेवल, मतलब क्या होगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 होता है ना, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाई 2 होता है, तो याद है। तो मिनिमम लेवल को क्या बोलेंगे, सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ मैक्सिमम लेवल। और मैक्स लेवल कैसे आएगा, मैक्स लेवल आता है सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू। ये आप लोग मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ें कि मैक्सिमम लेवल हम लोग निकालते हैं सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू के हिसाब से। बट जब अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ये फिक्स टाइम पीरियड मॉडल, तो हम यहाँ पर मैक्स लेवल इज इक्वल टू लेंगे जितना रिव्यू साइकिल का कंजम्पशन है वो, तो ये होगा रिव्यू साइकिल मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन पर जो भी है पर वीक, तो अकॉर्डिंगली आपका एवरेज लेवल आ जाएगा। तो एवरेज लेवल इज सेफ्टी स्टॉक विच इज यू कैन सी 30 प्लस हाफ इंटू रिव्यू साइकिल इंटू कंजम्पशन इज 50 इंटू 3 और 3 इंटू 50 यानी कि 150। ठीक है, तो 3 इंटू 50 150 बाई 2 75 प्लस 30 इज 105। तो 105 इज एवरेज स्टॉक लेवल। और अब अपने को इन्वेंट्री टर्न निकालना है, तो अपने क्या करेंगे, कंजम्पशन इज इक्वल टू 52 इंटू 50 and divided by average stock is 105, so you can see answer is 24.76, so we can check 24.76 as the answer। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम्स को देखकर बहुत बार बच्चे घबरा जाते हैं, तो मैं आपको वापस बता दूं कि हमने ना एक ओएम का मैराथन वीडियो, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें सब अच्छे से समझाया हुआ है, और उधर एक अपने पूरे क्लास का नोट्स भी आपको शेयर किया हुआ है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। उधर देखो इन्वेंट्री टर्नओवर का कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाया हुआ भी कि एवरेज इन्वेंट्री को कैसे निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के लिए सेफ्टी स्टॉक प्लस जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है क्वांटिटी पर ऑर्डर बाई 2। और क्वांटिटी पर ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होता है, क्वांटिटी पर ऑर्डर निकालने के लिए डिमांड रेट इंटू रिव्यू पीरियड करते हैं, इसको फिक्स टाइम सिस्टम बोलते हैं। फिक्स टाइम सिस्टम में इट इज़ क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इक्वल टू डिमांड रेट इंटू रिव्यू पीरियड। ठीक है, तो फिक्स टाइम सिस्टम क्या होता है, फिक्स टाइम सिस्टम मतलब होता है कि हम लोग जब एक पीरियड बीतेगा तभी ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम मॉडल होता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी मॉडल होता है। फिक्स क्वांटिटी मॉडल मतलब हम जब जरूरत पड़ेगा तो फिक्स क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो उस समय हम लोग यहाँ पर रिव्यू साइकिल में ईओक्यू यूज करते हैं, तो फिक्स क्वांटिटी मॉडल फॉलो करते हैं। जब फिक्स टाइम मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो रिव्यू साइकिल का जो कंजम्पशन है वो यूज कर रहे हैं, रिव्यू साइकिल का जो कंजम्पशन है वो यूज कर रहे हैं, नहीं तो ये पूरा की जगह ईओक्यू यूज होता। ठीक है, खैर नेक्स्ट नंबर 6, द क्वालिटी सर्कल्स एंड यूज ऑफ वर्क टीम्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, these are examples of time reduction, lean production, worker involvement, re-engineering। तो आंसर हियर इज वर्कर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, क्वालिटी सर्कल में क्या होता है, वर्कर लोग ऐसे एक सर्कल में बैठ के डिस्कशन करता है और एक दूसरे का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिससे सब कोई दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट का भी जानकारी ले पाए। द ओवर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड व्हेन, जब हम लोगों का कैपेसिटी रखने का कॉस्ट नहीं हो। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द कैपेसिटी इज हाई, नहीं तब ओवर कैपेसिटी क्यों रखेंगे। फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी इज नॉट वेरी हाई, हाँ इस सिचुएशन में रख सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी, नहीं तो ओवर कैपेसिटी से कोई, उसका शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, क्योंकि ओवर कैपेसिटी से तो शॉर्टेज होगा ही नहीं ना, तो एक्सेस बनेगा। फिर द टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, ओवर कैपेसिटी उस समय रखेंगे तो और डूब जाएंगे। तो आंसर इज फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी इज नॉट वेरी हाई। तो थ्योरी में ना हमेशा प्रेफर्ड है कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ के अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें। 8 में क्या बोल रहे हैं, डैश इज अबाउट हाउ पीपल मे बी मोटिवेटेड टू वर्क टुगेदर इन मोर इफेक्टिव वेज।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लोग पता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे एमबीए करते हैं। यस, मैंने भी आईआईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अटेंड किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। कैसे चेंज लाएं, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब कैसे मोटिवेट करें लोगों के अंदर, कैसे चेंज लाएं। तो मैं तो इस पे एकदम मास्टरी कर रहा हूँ, बहुत काम करते रहता हूँ मैं इसके ऊपर। मतलब बहुत पढ़ते रहता हूँ और बहुत जन को एडवाइसेस देते रहता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। A dash is a business unit in a growing market but not yet with high market share। तो बीसीजी मैट्रिक्स का आ गया। तो अगर आपको याद हो कि इधर मार्केट साइज आता है, इधर शेयर आता है, ये लो है ये हाई है, ये हाई है ये लो है, तो हाई हाई पे स्टार है, शेयर हाई है साइज लो है तो कैश काउ है, लो लो पे डॉग है, और एक बच गया क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मार्केट ग्रोइंग है मतलब साइज हाई है और विथ हाई मार्केट शेयर, ठीक है, बट नॉट येट हाई मार्केट शेयर। नॉट येट मतलब शेयर अभी नहीं बना है उसमें। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज आंसर फॉर दिस? क्वेश्चन मार्क। फिर डैश इज अ फॉर्म ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग दैट अलाउज मार्केटिंग टीम्स टू एसेंशियली परचेज ट्रैफिक इन देयर वेबसाइट। कितनी बार रिपीट हो गया है? तो पे पर क्लिक। ठीक है, देखो कई बार आप लोग बोलते हो ना पिछले टर्म से कुछ नहीं आएगा, तो जून टर्म से उठा के फिर चेक दिया। ठीक है, तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि पिछले अटेम्प्ट का कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, उससे भी आ जाता है कुछ ना कुछ। In which one of the following stages of design thinking the aim is to identify the best possible solution for each problem found। तो इसका आंसर है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि सारे प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किए थे उसका सॉल्यूशन आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, in the scheduling function, if the critical ratio for a job is greater than 1, then there is no problem. Then means you are having enough time in hand. The job is behind the schedule, the job is ahead of the schedule. The answer is ahead of the schedule। ठीक है, एग्जैक्टली ऑन शेड्यूल होगा तो रेशियो 1 होगा, बिहाइंड द शेड्यूल होगा तो रेशियो लेस देन 1 होगा, अहेड ऑफ शेड्यूल होगा तो रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। क्रिटिकल रेशियो कैसे निकालते थे, कुछ याद है आपको? ड्यू डेट डिवाइडेड बाय प्रोसेस टाइम। ठीक है, कितना दिन हाथ में है, यू कैन से टाइम अवेलेबल बाय टाइम रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो। टाइम अवेलेबल बाय टाइम रिक्वायर्ड, जस्ट लाइक योर की फैक्टर में भी अवेलेबल और रिक्वायर्ड को कंपेयर करते हैं, वैसे ही उसका नाम भी क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो उसी तरह से क्रिटिकल रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्या है? द ISO स्टैंडर्ड एसोसिएटेड विथ क्वालिटी अश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन इज। तो क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन बोल रहा है, तो इसका आंसर है 9002। 9001 जो वो पूरा एंड टू एंड इंक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ वैलिड टाइप ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। मेटा डेटा इज नॉट अ बिग डेटा। मेटा डेटा डिस्क्राइब्स द डिटेल्स अबाउट अ डेटा। The dash refers to set of managerial decision and action that determines the long-term performance of the organization। तो लॉन्ग टर्म वर्ड से पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। नो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन दैट डिटरमाइंस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। करेक्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज करेक्ट। विजन और मिशन का डेफिनेशन आपको पता ही है, वो ऑफकोर्स इससे मैच नहीं होता है ना। तो ये एमसीक्यू था, अगर आप ठीक से देखें तो एसएम का एक ये आया, ये डेटा एसएम से जुड़ा हुआ डेटा एनालिटिक्स। फिर नेक्स्ट पेपर क्लिक वाला एसएम से आ गया डिजिटल मार्केटिंग, और एक आ गया ये। तो 4 एसएम से आ गया। और फिर थ्योरी से क्या क्या आया देखो, ओएम थ्योरी, ओएम थ्योरी, ओएम थ्योरी, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थ्योरी। फिर ये ओएम प्रैक्टिकल आया, फिर ओएम प्रैक्टिकल आया, फिर ओएम थ्योरी, फिर ओएम थ्योरी,
प्रैक्टिकल का कितना क्वेश्चन मिला? दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल का मिला। फिर ओएम थ्योरी, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से हो गया, तुम प्रैक्टिकल से जोड़ दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल का मिला, बाकी सब थ्योरी। क्या समराइजेशन हुआ? 3, 1, 2, 4 क्वेश्चन एसएम का, प्रैक्टिकल का 3 क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, एंड रेस्ट ऑल इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम थ्योरी। तो 15 माइनस 7 कर रहे हैं तो आ रहा है 8। 15 माइनस 7 कर रहे हैं तो आ रहा है 8। तो इमेजिन करो अब थ्योरी का इंपॉर्टेंस, 16 मार्क्स एमसीक्यू में। तो इसको कैप्चर कैसे करना है? इसको कैप्चर करना है, एक एमसीक्यू मैराथन वीडियो है और एक थ्योरी मैराथन वीडियो है, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है सारा एमसीक्यू मैराथन से फंस जाएगा, समझ गए? एमसीक्यू मैराथन से सारा एमसीक्यू फंसेगा ऐसा रूल नहीं है। तो एमसीक्यू मैराथन से इस बार अगर हम देखें तो मतलब एकदम रिपीट रिपीट सा 3-4 ही आया, बट उससे प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग भी खुलता है, रिवीजन भी हो जाता है सब्जेक्ट का। तो वो बहुत एडवांटेजियस चीज़ है। उसको है ना एग्जाम तक डिले नहीं करना, उसको 2 बार कम से कम सुन लेना है आपको, देन आपको एक एज मिलेगा। चलिए आइए अब देखते हैं सेक्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थ्योरी है। अगेन थ्योरी 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 आप इग्नोर करके चलते हैं, बुरा फंस जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। थ्योरी इतने अच्छे से करिए, इतने अच्छे से करिए कि ये सब भार ना लगे। इसके लिए वीडियो देखना होगा, नोट्स खुद का बनाना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो आता है स्ट्रेट आता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल क्या है? मेजर डिसीजन एरियाज अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो डिसीजन एरियाज मतलब बेसिकली चैप्टर का नाम है, और क्या जितना चैप्टर्स अगर सिलेबस में वो याद है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। चैप्टर्स से अदर और ब्रेकअप करें तो टॉपिक्स का नाम, ठीक है? तो मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो। प्रोडक्ट सिलेक्शन, फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोसेस सिलेक्शन एंड लेआउट, कैपेसिटी प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लायर सिलेक्शन और सोर्सिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आगे तो ईजी था। अब इसके लिए क्या 14 का 14 पॉइंट लिखना है? लिखना तो चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उतना कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो 1 पॉइंट का 1 मार्क देगा क्या? मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है पूरा 14 पॉइंट लिखने से ही मार्क्स मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड, एनालाइज 3 इंपॉर्टेंट टूल्स विच आर यूज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन द इंडस्ट्री। फिर प्रोडक्टिविटी को लेकर आपका प्रोडक्टिविटी चैप्टर में बात किया, अगर आप इंस्टीट्यूट मैट देखोगे तो इट इज देयर इन द इंस्टीट्यूट मैट। प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या क्या है? ह्यूमन एस्पेक्ट, सप्लाई ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस बार। जब कम पॉइंट्स होते हैं तो उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। ह्यूमन एस्पेक्ट्स में वर्कर पार्टिसिपेशन, improving communication services, improving mutual trust and cooperation, better training of workers, worker incentives, labor welfare programs, better planning of work, more effective management, more democracy in administration, improved human relations, selection, training of personnel at various levels of management, supply of inputs में quality of raw material क्या दे रहे हैं, proper provision of plant equipment and maintenance, introduction of more and more machines and equipment in place of physical work, fuller utilization of manpower और capacity of plant, टेक्नोलॉजिकल में साइंटिफिक टेक्निक्स आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, वर्क टाइम एंड मोशन स्टडी फॉर बेटर वेज ऑफ डूइंग जॉब, सिंप्लीफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम्स, अप्लाइंग कंट्रोल टेक्निक्स comprising of production planning and control, improving layout of plants, improving inspection techniques so as to minimize the wastage and defective work. So ये सब तरीका है। अभी तो मैं रीड कर दिया, अभी पॉइंट है कि आपको ये एग्जाम में लिख के आना है। तो मैं ये समझा दिया कि आया कहाँ से है, आपको आइडिया लग गया। इंस्टीट्यूट मैट से, प्रोडक्टिविटी चैप्टर से आया है। नेक्स्ट 3A, अगेन देखो एम थ्योरी वापस से, बट ये क्या अगेन रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आपसे पूछ रहा है 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बताओ, ठीक है? 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बताने बोल रहा है। तो इसका आंसर वही है, ब्लॉक कंट्रोल, बैच कंट्रोल, लोड कंट्रोल, आपको याद है क्या? फ्लो कंट्रोल, प्रोजेक्ट कंट्रोल। तो उसको डिस्क्राइब भी करना है एक एग्जांपल के साथ जहाँ जहाँ पॉसिबल है। तो सिर्फ खाली नाम लिखोगे तो आधा मार्क्स मिलेगा।
नेक्स्ट देखो 3B, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिकल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मशीन्स। नंबर ऑफ मशीन्स करके कैपेसिटी प्लानिंग का एक पार्ट आपको सिखाया गया था, तो प्रैक्टिकल पार्ट आ गया। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे पता चलता है प्रैक्टिकल है कि नहीं हो, तो नंबर देख के समझ में आता है, रिक्वायर्ड पढ़ने से समझ में आता है। रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, हाउ मेनी वर्क स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड नेक्स्ट ईयर टू मीट द डिमांड विदाउट डिक्रीजिंग कंपनीज कैपेसिटी क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्क स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड और नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड आर सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में दो मॉडल है और हम लोग लॉट साइज है 100 में बनाते हैं। डिमांड फोरकास्ट दिया हुआ है पर ईयर का, लॉट साइज 100 यूनिट्स है। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेटअप टाइम दिया हुआ है। सेटअप टाइम पर लॉट का दिया हुआ है, प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट का दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है फिर फैक्ट्री वर्क्स 3 शिफ्ट्स 8 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक 50 वीक्स अ ईयर, तो टोटल आवर्स कितना चल सकता है वो पता चल जाएगा। अभी इनके पास 100 सेशन है, each producing one color TV in the time shown in the work table. Factory maintains 19% capacity cushion, मतलब 19% कैपेसिटी कम यूज करते हैं हम लोग। इग्नोर करने बोल रहा है यूज ऑफ ओवर टाइम वर्क, तो अगर ओवर टाइम नहीं करोगे तो क्या होगा, और एक्स्ट्रा मशीन लाओ। अगर आप ओवर टाइम करते तो शायद इतना मशीन में भी काम हो जाता। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड नेक्स्ट ईयर टू मीट एक्सपेक्टेड डिमांड विदाउट डिक्रीजिंग कंपनीज करंट कैपेसिटी क्वेश्चन। तो इसका वर्किंग कैसे होता है, कितना आवर्स रिक्वायर्ड टू बी वर्कड है डिवाइडेड बाय नेट आवर्स आपका अवेलेबल क्या है पर मशीन या पर वर्क स्टेशन, ये कॉन्सेप्ट है बस। तो आवर्स रिक्वायर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा 20 आवर्स पर यूनिट इंटू 6000, ये 2 आवर पर लॉट है तो नंबर ऑफ लॉट्स निकाल लेते हैं। 6000 बाई 100 करने से आ रहा है 60 लॉट्स, राइट। 6000 बाई 100 करने से आ रहा है 60 लॉट्स और इंटू 60 करेंगे तो ये टोटल आ गया। तो ये आ रहा है 20 इंटू 6000, 120 प्लस 120, तो 120 आ रहा है टोटल। इसी तरह से यहाँ पे भी कर लीजिए, टोटल लॉट्स आ रहा है 12,000 बाई 100 करने से 120 और 40 इंटू 12,000 कर रहे हैं और 3 आवर्स इंटू 120 कर रहे हैं, तो ये टोटल कितना आ रहा है 40 इंटू 12,000 और 3 इंटू 120, तो ये आ रहा है 480,360 और दोनों का टोटल करें तो 120 जो है 600480 आया, 600480 डिवाइडेड बाय नेट आवर्स अवेलेबल कितना है वो निकालते हैं। नेट आवर्स अवेलेबल ये सब वर्किंग नोट में होगा, ठीक है। से दिस ऑल वर्किंग विल बी डन इन नोट नंबर 1 where you are finding total hours, then we will be doing note number 2 where we will be finding net hours per machine या per workstation, so that is equal to 3 into 8 into 5 into 50 minus 19%, so that is equal to 3 into 8 into 5 into 50 minus 19% is 4860, 4860। सो 600480 डिवाइडेड बाई 4860 करने से कितना आ रहा है, 600480 डिवाइडेड बाई 4860 करने से आ रहा है 123.56। सो हाउ मेनी वर्क स्टेशन इज रिक्वायर्ड, 124 कर सकते हैं आप राउंड फिगर करके। सो नंबर ऑफ एडिशनल वर्क स्टेशन कितना चाहिए, 24, 124 माइनस 100, 100 ऑलरेडी है हमारे पास, करेक्ट। तो इसको हमने अपने से यहाँ पे कर लिया। क्वेश्चन में बोला है प्रेजेंट नंबर्स अप टू नियरेस्ट इंटीजर, मतलब आपको राउंड ऑफ करना जरूरी है नियरेस्ट इंटीजर में। तो यहाँ पे सॉल्व भी करके डाल दिया है भाई साहब, जिससे कि आप बाद में अगर रेफर करना चाहो तो और भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार समझा भी दिया और सॉल्व भी कर दिया, हो जाएगा। ऐसे तो किया भाई, आपको तो नीड होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी। नेक्स्ट असाइनमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आपका फेवरेट है, बट इस बार एक नया चीज क्या है कि देयर आर 5 जॉब्स एंड देयर आर 4 मशीन, सो दिस इज अनबैलेंस्ड, सो डमी मशीन लेकर करना होगा। एंड क्वेश्चन क्या है, आपको टाइम का क्वेश्चन दिया हुआ है तो मिनिमाइज करना है, तो डमी में 000 टाइम बैठाकर फिर आप अपना सॉल्व करेंगे। तो इसको मेरे को सॉल्व करके दिखाने का जरूरत है, असाइनमेंट का तो आप चैंपियन है हंगेरियन के, लाइन मारने के उस्ताद। सो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे पूरा मैंने करके रखा हुआ है, एक बार बस दिखा देता हूँ, नज़रों से निकाल लो। नंबर ऑफ रोज 5 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने के लिए हमने डमी कॉलम डाला विद 0 वैल्यूज।
एक मैट्रिक्स वापस से बनाया, रो ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डमी कॉलम है, और कॉलम ऑपरेशन हमने किया, फिर लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया तो लाइन 4 ही आए, तो ऑप्टिमम नहीं आया, तो क्या किया, एडजस्टमेंट किया, ऑप्टिमम नहीं आएगा तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, रिवाइज मैट्रिक्स बनाएंगे, और उसमें जब लाइन ड्रॉ किया तो ऑप्टिमम आ गया, n इज इक्वल टू 5, देयरफॉर हम बोलेंगे ऑप्टिमम आ गया। अब यदि ऑप्टिमम आ गया तो क्या करना है, बस बॉक्सिंग करना है। मैंने यहीं पे बॉक्सिंग कर लिया, एक्चुअली मेरे को यहाँ नहीं करना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा स्पीड करने के लिए यहीं पे बॉक्सिंग कर लिया, तो आप अपने से ट्राई कर सकते हो बॉक्सिंग, और आंसर जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। डन, इजी क्वेश्चन एंड सॉर्टेड। चलो, तो अपना ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4B, ये भी बहुत इजी है, सिमुलेशन का, और फर्स्ट क्वेश्चन है सिमुलेशन का, जो अपने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन करते हैं वो है। तो डिमांड पर वीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इससे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल करके सबका, और उसके बाद बोल रहा है 2 डिजिट रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं 10 वीक्स के, आपको क्या करना है, सिमुलेट करना है 10 वीक का डिमांड और एवरेज डिमांड पता करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा हम लोगों ने किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने उसका भी सॉल्यूशन करवा लिया है पूरा। 4B, सर ये हैंडराइटिंग आपकी तो नहीं लग रही है, किसकी है, ये राहिल भैया की हैंडराइटिंग, आप राहिल भैया को नहीं जानते, अगर आप MCQ बैंक का वीडियोस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो राहिल भैया ने मुझे हेल्प किया इसको सुंदर हैंडराइटिंग में कर देने के लिए, आप लोगों के लिए, मेरा हैंडराइटिंग इतना सुंदर थोड़ी है। ठीक है, तो अगेन देखो 4B में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, अपना रैंडम इंटरवल सेट किया है, डिमांड, फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स, ऑलराइट। फिर उसके बेसिस पे सिमुलेटेड वैल्यूज फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स निकाल लिया है, और सब सिमुलेशन का आंसर निकालने के बाद जो टोटल डिमांड आया उसका एवरेज कर दिया, दैट्स इट। तो ये कुछ था ही नहीं इसमें, मतलब अगर आप सिमुलेशन चैप्टर पढ़ें तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए, इतना इजी। असाइनमेंट पढ़े हैं तो डमी वाला बस कॉन्सेप्ट है इसमें, और उसके बाद तो बेसिक्स ऑफ असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, क्वेश्चन कहीं से भी हार्ड है ही नहीं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में अगेन अगर आप देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन आपका दिसंबर 24 में गया, तो ऐसा लग रहा था कि ये नहीं आएगा, रिप्लेसमेंट का जो क्वेश्चन होता है, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड निकालने वाला वो आएगा, तो रिपीट मार दिया बेटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सेम दिसंबर 24 में भी था, और अपने मॉक टेस्ट सीरीज में भी अपनी इससे सेम प्रैक्टिस करवाए थे आपको, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट वर्सेस ग्रुप रिप्लेसमेंट का है। तो अभी मैं जितना हो सकता है आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी ऑडिटोरियम है कंपनी में, जहाँ पे 1000 कलर्ड लाइट बल्ब्स हैं, और उनका आपको मोर्टेलिटी रेट्स यानी कि फेलियर रेट्स दिया हुआ है। तो मंथ 1 2 3 4 तक कितना परसेंट बल्ब फेल हो जाता है वो आपको बता दिया है, परसेंट में दिया हुआ मतलब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। फिर अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करेंगे तो 100, और सारा बल्ब रिप्लेस करा देंगे तो 40। The auditorium is thinking to replace all bulbs at fixed interval, whether or not the bulbs are fused, and also to continue replacing fused bulbs as and when they get fused. तो इंडिविजुअल भी करेंगे और ग्रुप भी करने का सोच रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है, नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स टू बी रिप्लेस एवरी मंथ। इसका मतलब अगर कुछ भी हम लोग ग्रुप रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हर महीने का क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप ये इस दोनों डेटा से मल्टीप्लाई करके एवरेज करके समीशन px करके देखो कि एवरेज फेलियर क्या होगा, 1 इंटू 0.15, 2 इंटू 0.15, 0.15, 2 इंटू 0.15, 3 इंटू 0.4, 4 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 2.85। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2.85 आ रहा है, दिस इज क्लियर। तो ये आ रहा है 2.85 मंथ्स। तो दिस इज द लाइफ ऑफ
वन बल्ब, तो एक महीने में कितना होगा? तो एक महीने में होगा 1000 है अपने पास, डिवाइडेड बाई 2.85 कर लेंगे, 1000 बाई 2.85 करेंगे तो ये आ जाएगा 350.88, राइट। जिसको आप चाहो तो 351 भी कर सकते हो। 351, ये 1000 बाई 2.85 का क्या लॉजिक है? ये देखो 2.85 मंथ्स में एक फेलियर होता है, एक बल्ब रिप्लेस होता है, तो 1000 कितना में होगा? तो 1 बाई 2.85 इंटू 1000, तो उसी तरह से 1000 बाई 2.85। तो इसका कॉस्ट भी पूछा है नेक्स्ट पार्ट में, तो 351 का कॉस्ट इंटू 100 करेंगे, आ जाएगा 35,100। थर्ड पार्ट में बोल रहा है पीरियोडिसिटी बताओ टू रिप्लेस ऑल द लाइट बल्ब, तो ये ग्रुप रिप्लेसमेंट का आ गया और टेबल बना के करना पड़ेगा। और फिर बोल रहा है कौन सा पॉलिसी बेटर है, तो पहले इसका आंसर आ जाए तो इसको फिर इंडिविजुअल कॉस्ट से कंपेयर करके डिसाइड करेंगे। तो पीरियोडिसिटी निकालने के लिए हम लोग पार्ट 3 में एक टेबल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे वर्किंग किया हुआ है, देखो जो मैंने बताया, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 में आ रहे हैं। कितना आपका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होगा, जब तक कि ग्रुप रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता, वो मैजिकल टेबल हम लोग बनाते हैं, आपको याद होगा, तो वो मैं बना के वापस आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। मंथ 1 2 3 4, और हम लोग कैसे लिखते थे, यहाँ पे भी मंथ लिखते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर 1000 से स्टार्ट किया। प्रोबेबिलिटी भी लिखते हैं, यस, प्रोबेबिलिटी भी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? 15 15 40 30 है, तो प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.15 0.15 0.4 0.3। और अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे बाय वे ऑफ टेकिंग 1000, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स निकाल रहे हैं। तो 1000 इंटू 0.15 कितना होगा? 150। फिर ये 150 यहाँ, 1000 यहाँ, तो क्या होगा? तो 150 इंटू 0.15, 1000 इंटू 0.05, नहीं ये भी 0.15 है, सॉरी 0.15, तो दोनों मिला के आ रहा है 172.5, ठीक है। फिर 172.5 को फ्रंट में लाइए, 150 को बगल में सरकाइए, 1000 को यहाँ लाइए, फिर तीनों का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। 172.5 इंटू 0.15, 150 इंटू 0.15, 1000 इंटू 0.4, ये आ रहा है 448.375 और 38। फिर इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। सर कितना डेसिमल रख लेंगे? 2 डेसिमल तक ठीक रहता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर ये सबको एक एक खंड सरकाते हुए चलते हैं, और जो नया फिगर आ रहा है उसको अंदर डालते जा रहे हैं। देख रहे हैं ना आप कैसे हो रहा है ये? तो ये मेथड मैंने बिना बुद्धि वाला ज़ॉम्बी मेथड बनाया था, जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। 448.38 इंटू 0.15, 172.5 इंटू 0.15, 150 इंटू 0.4, 1000 इंटू 0.3, ये आ रहा है 453.13, ठीक है। फिर इसी को क्यूमुलेट करके नीचे में लिख दिया हमने, 150 प्लस 172.5 प्लस 448.38 प्लस 453.13, तो ये सब क्यूमुलेट करके ये फिगर्स आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके बाद के कॉलम्स क्या होते हैं? आपको क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स चाहिए, फिर आपको टोटल इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए, टोटल ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए, फिर दोनों का टोटल कॉस्ट चाहिए, फिर एवरेज कॉस्ट चाहिए, राइट। याद है ये सब फॉर्मेट? तो आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव लिखा, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट एट द रेट 100, ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट एट द रेट 40 फॉर 1000 बल्ब्स, यानी कि 40,000 इस सब में होगा, और दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आया, फिर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय मंथ किया तो एवरेज कॉस्ट पर मंथ आ गया। ओके, तो इनमें से जो लीस्ट है वो बेस्ट है, तो लीस्ट है 36.25, तो पीरियोडिसिटी होना चाहिए एवरी 2 मंथ्स,
करेक्ट। इस सबका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, अगर ये जानना है तो एक बार आप मैराथन वीडियो देख सकते हो, उसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। और अब इनमें से लास्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि कौन सा पॉलिसी बेस्ट है। तो पॉलिसी में यहाँ पे 36,125 आ रहा है और यहाँ पे 35,100 ही आ रहा है। तो भैया क्यों ग्रुप रिप्लेसमेंट करने, इंडिविजुअली चलने दो। आंसर इज इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज बेटर। ठीक है, क्योंकि ग्रुप रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आ रहा है 36,125, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आ रहा है 35,100। अगर ऐसा करोगे तो महीने का अपना सेविंग्स 1,025 होगा। हुआ। आगे बढ़े। नेक्स्ट 5A में चलते हैं। 5A तो हो ही गया, क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपका अगेन OM प्रैक्टिकल से आया और पुराना रिपीट क्वेश्चन था, तो उतना कोई हार्ड नहीं लगना चाहिए अगर आप पास पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो। और अगेन ये पर्ट CPM का क्वेश्चन है, OM प्रैक्टिकल, फिर से इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, उसका नंबरिंग भी दिया हुआ है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, पर्ट नेटवर्क बोल रहा है बट नेटवर्क ही बनाना है, पर्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है, पाथ्स निकालना है, फिर क्रिटिकल पाथ बताना है, फिर मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बताना है, फिर टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑन ईच एक्टिविटी बताना है। अगर आप दिसंबर का पेपर खोल के देखेंगे तो उसमें भी यही आया हुआ है। ठीक है, तो उसको कर एक बार पहले रफली नेटवर्क डायग्राम बनवा दूँ आपका। ए बी का प्रेसिडिंग कोई नहीं है, तो ए और बी ऐसे आएगा। आप नंबरिंग वाइज भी जा सकते हैं, 1 2 1 3, फिर 2 3 है तो 2 से 3 भी जा रहे हैं, अच्छा 2 3 जा रहे हैं, फिर 2 4 जा रहे हैं, ओके 2 से 4 जा रहे हैं। तो इन दोनों का प्रेसिडिंग है, ए बिल्कुल सही है, सी और डी है यस का नाम। फिर 3 4 जा रहे हैं, 3 4 जा रहे हैं, चलिए जिसका प्रेसिडिंग बोल रहा है बी और सी दोनों हैं, तो ई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या बोल रहा है, 3 4 एक्टिविटी का नाम है 3 4 और प्रीसीडिंग एक्टिविटी है बी और सी दोनों। तो ये कैसे संभव है बी और सी दोनों। तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, 2 3 यहाँ पर है सी बोलकर, ये सी है और ये डी है 2 4। तो उस हिसाब से अगर ये सी है ये डी है तब तो बैठ ही रहा है, बी और सी से निकल के 3 4 जा रहा है, एकदम सही बैठ रहा है, इजी बैठ रहा है। और एफ का है डी ई से आ रहा है, डी और ई से एफ आ रहा है, ये रहा एफ आ गया, और भी इजी 4 से 5 आ गया, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, तो कोई डमी फॉर्म नहीं है, एकदम सिंपल सा नेटवर्क डायग्राम में बन गया। और अब इसको लेकर आपको बाकी वर्किंग करनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करा हुआ तो है, उसको लेके देखते हैं। ए भी आ गया, सी नीचे की तरफ आ गया, और बी और सी से ई आ रहा है। ठीक है, सी और डी आ गया, थोड़ा बस उसको मैंने ऊपर में किया हुआ था, ये थोड़ा नीचे एरो घुमा दिया गया, एक ही बात है, और लास्ट में एफ आ रहा है। ऑलराइट, तो फिर जब ये नेटवर्क डायग्राम बन जाता है, दिस इज आवर पार्ट 1, हेडिंग इज नेटवर्क डायग्राम। अब इसको पूरा भरते हैं, ए बी सी डी ई एफ का जो ड्यूरेशन है उसके ब्रैकेट में लिखेंगे, और ई और एल वाला नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग ई यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एल यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम को हर इवेंट पे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग 0 से करेंगे, फिर सीक्वेंशियली आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद 2 पे जाएंगे, तो 2 पे जाने के लिए ऐड करते हुए आगे जाओ, 0 + 16 इज 16, देखो। फिर 2 के बाद 3 पे आएंगे, 3 पे आने के लिए 16 + 8 इज 24, और यहाँ से आएंगे तो 0 + 20 इज 20, तो जो हायर है वो लेंगे 24। फिर 3 के बाद 4 पे जाएंगे, 4 पे जाने के लिए 24 + 6 30 है, और ऊपर से आता है तो 16 + 10 26 है, तो जो हायर है वो लेंगे, आंसर इज 30। फिर 4 से 5 में जाएंगे तो 30 + 12 करके 42 आ रहा है, 5 पे आने का एक ही रास्ता। और रिवर्स जाएंगे तो 42 को कॉपी करनी है नीचे, फिर रिवर्स जाएंगे, ठीक है, 42 को कॉपी करके रिवर्स जा रहे हैं, 42 - 12 इज 30,
फिर 4 से 3 पे आएंगे, 30 माइनस 6 इज 24, 3 से 2 पे जाएंगे, 2 पे जाने के लिए 24 माइनस 8 इज 16, और ऊपर से भी जा सकते हैं, 30 माइनस 10 इज 20, तो 20 लेना है कि 24 माइनस 8 16 लेना है, आंसर 16 लेना है, और 1 पे 0 होता ही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ई और एल इक्वल है वो पार्ट क्रिटिकल है, तो यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा था, बट नेटवर्क एंड इंडिकेट ऑल पार्ट्स, तो ऑल पार्ट्स तो अभी तक नहीं दिखाए नहीं, तो ऑल पार्ट्स में सारे पार्ट्स बताना है आपको। क्या क्या पार्ट है? पहला पार्ट है 1 2 4, ऊपर से आता है इधर 1 2 4 5, उसका ड्यूरेशन भी बता देते हैं। 1 2 4 5 का ड्यूरेशन क्या होगा? 16 प्लस 10 26 प्लस 12 38। दूसरा पार्ट क्या है? 1 2 बीच से चलता है, 1 2 3 4 5, तो इसका ड्यूरेशन है 42। तो नीचे से चलता है 1 3 4 5, 1 3 4 5 का ड्यूरेशन क्या होगा? 26 और 12 38, 1 3 4 5 का ड्यूरेशन है 38। और कोई पाथ है? और कोई पाथ तो यहाँ पे नहीं है, दैट्स इट। तो ये सब कुछ दिखाना है, क्वेश्चन को ना ठीक से पढ़ना है और एक एक चीज दिखाना है, ये हो गया, ये हो गया। फिर एनालाइज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो पार्ट 2 लिखना होगा। एग्जामिनर को ना बहुत बार समझ में नहीं आता आप क्या क्या चीज नहीं किए हो, क्या क्या चीज किए हो, तो क्लियरली मेंशन करना है कि आप अब क्या कर रहे हो। तो पार्ट 2 इज क्रिटिकल पार्ट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट विच इज 1 2 3 4 5 एंड ड्यूरेशन इज 42। फिर क्या पूछा है? फिर पूछा है आपसे मिनिमम टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, तो इसको भी अलग से लिखना पड़ेगा, पार्ट 3 बोलकर। पार्ट 3 बोलकर लिखेंगे कि मिनिमम टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज, मिनिमम टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन, ठीक है, इज क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन एंड दिस इज इक्वल टू 42 डेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद पार्ट 4 में आना है, जो क्वेश्चन में सारा फ्लोट लोट मांगा है। तो पार्ट 4 का टेबल बन रहा है अलग से, दिस ऑल टेबल इज कमिंग अंडर पार्ट 4। तो दिस इज हाउ यू शुड डू, ओके। तो एक्टिविटीज का नाम लिखा, ड्यूरेशन लिखा, और फिर ईएसटी लेते हैं। ईएसटी मतलब सब हेड इवेंट का ई चेक करो। तो सबसे पहले क्या सिखाया था? टेल से हेड जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लो, टेल से हेड जा रहे हैं, मार्किंग कर लो। इस लेफ्ट साइड वाला टेल है, राइट साइड वाला हेड है। तो टेल में 1 1, तो 1 का ई क्या है? 0। 1 का ई क्या है? 0। 1 का ई क्या है? 0। 2 का ई क्या है? 2 का ई क्या है? 16। 2 का ई क्या है? 16। 3 का ई क्या है? 24। 4 का ई क्या है? 30। ई मतलब ऊपर वाला देखना है, ये ई है ऊपर वाला, ठीक है। किसका देखना है, कैसे पता चलता है? लेफ्ट साइड में, इधर में जो टेल है, लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स जो हैं उसको। फिर एल एफ टी देखते हैं, कि इसको ई बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, ये रहा एल। तो एल एफ टी कैसे देखेंगे? हेड का एल देखना है, हेड का एल। तो हेड क्या है? 1 2 में 2, 2 का एल है 16, ठीक है, यहाँ पे देखो 16। फिर 3 का देखना है, 3 का एल है 24, तो 3 का एल है 24। 4 का एल है 30, तो 30 30। 5 का एल है 42, 5 का एल है 42 हुआ। तो ये ई आ गया, ये एल आ गया। अब क्या बोल रहा है? अब आपको फ्लोट्स निकालना है। तो उसके पहले अपने क्या करते हैं? ई एस टी से एल एस टी निकाल देते हैं, वो होता है ई प्लस डी। ई एस टी से, सॉरी, ई एफ टी निकालते हैं, ई एस टी से ई एफ टी निकालते हैं विच इज ई प्लस डी, और एल एफ टी से एल एस टी निकालते हैं विच इज एल माइनस डी। तो ये क्या राही भैया ने ना आगे पीछे कर दिया, तो इसका सीक्वेंस होना चाहिए 1, और ये होगा 2, फिर सीक्वेंस में आएगा ये 3, सॉरी ये आएगा 3, और ये आएगा 4। समझ में आया? कॉलम समझ गए कि नहीं समझे? कॉलम का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए था। तो जस्ट आपको मैंने समझा दिया, अभी मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बाद में ये लिख के याद नहीं आएगा कि 1 2 3 4 क्यों लिखे थे, तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो ई और एल कैसे आ रहा है?
ई आ रहा है, हम लोग टेल इवेंट से चेक कर रहे हैं। हेड एल कहाँ से चेक कर रहे हैं, हेड इवेंट से चेक कर रहे हैं। और ईएसटी से ईएफटी आएगा, और एलएफटी से एलएसटी आएगा। और डी क्या है, डी इज द ड्यूरेशन, तो ये ड्यूरेशन आ गया, देखकर आपको लिखना है। और एल माइनस डी करो, 16 माइनस 16 इज 0, 24 माइनस 20 इज 4, लाइक दिस यू गेट ऑल। अब टोटल फ्लोट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों फिनिश टाइम का डिफरेंस या दोनों स्टार्ट टाइम का डिफरेंस। तो राय भैया ने अपने सुविधा के लिए टोटल फ्लोट के लिए ऐसे किया, ठीक है। तो टोटल फ्लोट इन दोनों का डिफरेंस ले लो या इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट। तो 0 4 0 4 0 0। और फ्री फ्लोट कैसे आता है, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। स्लैक ऑफ हेड इवेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे वो है हेड इवेंट 2 3 3 4 4 5, और 2 3 4 5 ये सब में ई और एल इक्वल है। तो स्लैक ऑफ हेड इवेंट क्या होगा, एक तरह से स्लैक ऑफ हेड इवेंट इज 0 इन ऑल केसेस, ठीक है। तो इसलिए उसका कॉलम ही नहीं बना है। अगर आप कॉलम बनाते तो बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, स्लैक ऑफ हेड इवेंट बोलकर बनता और सबका 0 0 0 0 0 0 लिखते और फ्री फ्लोट निकाल देते, ठीक है। और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे आता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट आता है फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट, और यहाँ पे अगेन स्लैक ऑफ टेल इवेंट भी सब में 0 ही आएगा। तो 0 0 0 0 0 0 0 और इंडिपेंडेंट फ्लोट भी आ गया। दैट्स इट, करेक्ट हो जाएगा, हो गया। तो सब प्रैक्टिस का खेला है, एग्जाम में याद करके नहीं जा सकते ये सब आपको एग्जाम में खुद से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इन द टाइम फ्रेम। सो इसका मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, ओके। तो इसके बाद क्या है, अब देखो एसएम का है। एसएम का क्वेश्चन है, strategic management was associated with increasing focus on competition as central characteristic of the business environment. In this context, append the basic elements of strategic management. Basic elements of SM आपको लिखना है, राइट। तो मैं इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर सारा लेकिन आंसर्स मैंने थ्योरी के छाप दिए, ऑलराइट। तो आप इसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एआई का, आपको यहाँ पे बोल रहा है in this context enumerate 3 levels of AI and analyze the various contemporary concepts like machine learning, deep learning and blockchain। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो 3 लेवल्स क्या है, नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई, उसको बताना है और तीनों का कॉन्सेप्ट को लिखना है। कितना ज़बरदस्त चीज़ है। फिर पोर्टर का क्वेश्चन पूछा है, पोर्टर वैल्यू चेन डिस्क्राइब्स द कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट अलाइन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन वैल्यू चेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पोर्टर वैल्यू चेन का आपको लिखना है। फिर रॉकआर्ट का हैज आइडेंटिफाइड 4 मेजर सोर्सेज ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, तो आपको 4 सोर्सेज बताना है, ठीक है। तो 7 का ए और बी का भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। पोर्टर वैल्यू चेन में प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज आपको याद होगा, और रॉकआर्ट में किस तरह से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर खोजना सिखाया वो भी आपको पता होगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी एज सच टेक्निकल नहीं है, बट याद रखना एक चैलेंज है। फिर बोल रहे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और अलाइन द गाइडलाइंस स्ट्रेटेजिक मैनेजर शुड कीप इन माइंड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो ये सबको याद रखने का भी है ना, निमोनिक्स वगैरह सब बनाया हुआ है। अगर आप एसएम मैराथन वीडियो देख लोगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आपने अभी भी नहीं देखा हुआ है तो निमोनिक्स के साथ वहाँ पे सब समझाया हुआ है, ऑलराइट। तो दिस इज इट। अभी मैं और थ्योरी में नहीं घुस रहा, मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट क्वेश्चन है, मैं क्या इसको भी रीड करूँ, राइट। कुछ उसमें ऐसे बताने का है नहीं, और आपका जो डाउट्स वगैरह रहा होगा आई थिंक ये पूरा पेपर सुन के क्लियर हो ही गया होगा। दैट्स इट। तो डाउनलोड कहाँ से करना है, t.me/sgc इंस्टीट्यूट, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं उस सब का भी पेपर रिव्यूज डाला हुआ है, तो आप यूट्यूब में सर्च करिए और करिए, और पुराने टर्म्स का भी रेफर करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक का करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि सारे टर्म्स का रेफर करें। तो हमने इतना डेडिकेटेड वे में लास्ट 2 टर्म से डालना शुरू किया है, और उसके पहले का क्या है कि हमारे क्लास में इनकॉर्पोरेटेड था, तो इसलिए हमने उसको फिर से आपके साथ पेपर सॉल्विंग बोल के नहीं कराया, ठीक है। तो लास्ट 2 टर्म से आप देखोगे पूरा प्रॉपर वे में यूट्यूब में हमारे मिल जाएगा। चलो।
Great. Thank you.